स्वागत है आपका डॉक्टर टॉक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। डॉक्टर टॉक में हम हर रोज आपको हर एक बीमारी के बारे में अवगत कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़ते हैं जो आपको कई सारी बीमारियों को लेकर जो आपके अंदर सवाल है, ट्रीटमेंट को लेकर, कैसे आप बीमारी की पहचान कर सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर आपको डॉक्टर अवगत कराते हैं। और चूंकि शरीर के देखिए अन्य अंगों का आप ध्यान रखते हैं, लाइक हार्ट हो गया, लीवर, किडनी, इन सभी का आप ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अलावा जिन बॉडी के पार्ट से हम चलते फिरते हैं, क्या हम उनका भी ठीक उसी तरह ख्याल रखते हैं? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार आपकी नी में पेन होता है, कई बार आप चलते हैं तो कूल्हों में दर्द होता है और उसको इग्नोर कर देते हैं कुछ लोग नॉर्मल दर्द समझकर। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये नी पेन को हमें क्या समझना है, क्या ये आर्थराइटिस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम यहां से जानने की कोशिश करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ यहां पर मौजूद है, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। 19 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है और आज इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे नी पेन के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में, क्या कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जरी होगी तो कितने टाइम में मरीज उसे रिकवर कर सकता है या कितना टाइम लग सकता है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके भी मन में है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर धर्मेंद्र मेरा आपसे ये, क्योंकि कई बार लोगों के मन में शंका रहती है कि हो सकता है नी में अगर पेन है तो वो नॉर्मल पेन भी हो सकता है, कैसे इसे समझे हम, और क्या ये आर्थराइटिस भी हो सकता है क्या? देखिए, नी पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन कारण है वो है आर्थराइटिस। दूसरे जो कारण होते हैं जो उतने कॉमन नहीं होते हैं, उसमें जॉइंट का जैसे चोट लग गई, कोई ट्रामा हो गया जॉइंट में कोई इन्फेक्शन हो गया या जॉइंट में कोई ट्यूमर हो गया है। लेकिन जब हम सबसे कॉमन कारण की बात करें, जो हमें लगभग डे टू डे लाइफ में हमारी ओपीडी में सबसे ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं, वो आर्थराइटिस के पेशेंट मिलते हैं, नी आर्थराइटिस या हिप आर्थराइटिस के मिलते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो जॉइंट के अंदर, मैं जैसे नॉर्मल जॉइंट दिखाने की कोशिश करूं तो नॉर्मल जॉइंट में कार्टिलेज नॉर्मल चढ़ी होती है दोनों तरफ, ऊपर से जॉइंट पर साइनोवियम मेम्ब्रेन, लिगामेंट और सारे टेंडन अटैच होते हैं, जॉइंट नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन जब आर्थराइटिस होती है तो जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है, जो ये डिस्ट्रक्शन डैमेज होना शुरू होता है, लिगामेंट्स डैमेज होते हैं, साइनोवियम डैमेज होता है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें कार्टिलेज डैमेज होती है, लिगामेंट डैमेज होते हैं, साइनोवियम डैमेज होता है, इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली हम जो अपनी प्रैक्टिस में या जो हम ओपीडी में देखते हैं, उसमें दो तरह के आर्थराइटिस के पेशेंट देखते हैं। सबसे कॉमनली जो मिलती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलती है, जो उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ती है, और इसमें जॉइंट का जो डैमेज होता है स्लो होता है, यानी कि एज के साथ ये बढ़ने वाला जॉइंट डिस्ट्रक्शन है। दूसरी तरह की आर्थराइटिस जो होती है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, जिसमें जॉइंट का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट या रैपिड होता है और ये यंगर एज पॉपुलेशन को भी प्रभावित कर सकती है। क्या मेडिसिन से भी इसे कवर किया जा सकता है या फिर जरूरी है कि ऑपरेशन नहीं कराया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से डरते हैं, पहले मन में बहुत सारे सवाल उनके आ जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या सक्सेसफुल हुआ है ट्रीटमेंट या नहीं। तो पहले आप ट्रीटमेंट बताइएगा, उसके बाद कुछ और चीजें मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। जब भी नी पेन स्टार्ट हो तो नॉर्मल प्रक्रिया यही है कि हम उसको इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाएं, जो भी उचित जांचें होती वो कराएं। तो नॉर्मल केस में जैसे बताया कि जो कॉमन आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो एज के साथ बढ़ती है। तो अगर हम किसी को नी पेन का पेशेंट मिलता है तो हम एक्सरे करके देखते हैं जॉइंट में कितना डैमेज है। इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में, पहले हम पेन को कंट्रोल करते हैं, कुछ पेशेंट को पेन किलर एनाल्जेसिक देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर फिर भी पेन में नहीं रिलीफ मिलती है तो कुछ फिजियोथेरेपी के साथ साथ अदर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं उनमें पेन में इनिशियल स्टेज में काफ़ी रिलीफ मिल जाती है। लेकिन जो पेशेंट इन्फ्लेमेटरी आर्थोपैथी या आर्थराइटिस वाले होते हैं, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले होते हैं, उनमें हमें पेन किलर और फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज के साथ साथ हमें कुछ और कीमोथेरेपी या एक ड्रग मॉडिफाइंग मेडिसिन, डिजीज मॉडिफाइंग मेडिसिन शुरू करनी पड़ती हैं, जो डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं और नी पेन को या जॉइंट पेन को कंट्रोल करती हैं। जैसे हमने बताया कि ज़्यादातर केसेस में इस तरह के ट्रीटमेंट से, इसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं,
पेन में रिलीफ मिल जाती है, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, लंबे समय तक पेशेंट अपनी रोज की दिनचर्या कर सकता है। लेकिन हमारे पास ओपीडी में कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनकी ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन बहुत एडवांस स्टेज में होती है, बहुत ज़्यादा ज्वाइंट डैमेज हो चुका होता है। तो उस केस में जब पेशेंट को हम पेन किलर बहुत हाई डोज में देने के बाद भी पेन में रिलीफ नहीं ला पाते, या ज्वाइंट में इतनी स्टिफनेस होती, जकड़न होती कि पेशेंट को अपना ज्वाइंट चलाना मुश्किल हो जाता है, या ज्वाइंट में टेढ़ापन आ जाता है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जब पेशेंट अपनी रोज की दिनचर्या नहीं कर पाता, वो दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगता है। दवाएं बेअसर होती हैं, बहुत हाई डोज में पेन किलर लेना पड़ता है जो कि पेशेंट के लिए हानिकारक हैं। उस केस में हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं, और जब भी कोई नी आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में होती है जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो मतलब जब ये आपने अभी प्रोसेस बताया, इसके बाद आपने डिस्चार्ज किया, उसके बाद पूरी तरह स्वस्थ होने में कितना समय लगभग लग जाता है डॉक्टर? हाँ, लगभग मैंने बताया था 6 to 8 वीक का समय लगता है। एक्चुअली सर्जरी के बाद का भी एक पीरियड होता है, रिहेबिलिटेशन पीरियड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम पेशेंट को गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी कराते हैं। उसको कितना अपना नी को बेंड करना है, कितना नी को चलाना है, कितना वॉक करना है, यही सारी ट्रेनिंग अगले कुछ हफ्ते तक देते हैं। इस प्रोटोकॉल के साथ चलने से लगभग 99% पेशेंट, मैं कहूँ या 100% पेशेंट अगर इस प्रोटोकॉल से स्टिक करते हैं तो 6 to 8 वीक में इंडिपेंडेंटली चलने लगते हैं, स्टेयर चढ़ने लगते हैं। अगर वो कार चलाना चाहे तो कार चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, और घर के सारे काम भी कर सकते हैं, पार्क टहलने जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, यानी कि वो लगभग अपना सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो क्या मतलब अगर किसी को सर्जरी करानी है तो क्या एक एज भी बड़ा फैक्टर इसमें हो सकता है क्या? मतलब लाइक मैं अगर हूँ या फिर कोई आम इंसान है, एज कम है, तो मतलब उसको उस चीज का भी ख्याल रख के क्या उसकी सर्जरी की जाती है? देखिए, एक दो एज इसमें होती है। एक एज होती है अर्ली एज होती है, एक होती लेट एज होती है। अर्ली एज में अगर पेशेंट को क्रिपलिंग डिजीज है, पेशेंट अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता, उसकी जॉब जाने वाली है, तो चाहे वो 35, 40 या 45 हो, नी रिप्लेसमेंट के लिए बेटर ऑप्शन है। ओल्ड एज में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, हमें ये देखना होता है कि जो भी एज ग्रुप का पेशेंट, चाहे वो 70 हो, 80 हो, 85 हो, उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो सर्जरी और एनेस्थीसिया को सहने के लिए अनुकूल है कि नहीं, ये देखना जरूरी होता है। एज इतना मैटर नहीं करता, पेशेंट की फिटनेस मैटर करती है, पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है वो सर्जरी को सहने की क्षमता रखती है नहीं, ये मैटर करता है। यानी अगर 75 प्लस है एज, तो क्या हम ये माने कि उसमें भी ये सक्सेसफुल हो सकती है क्या सर्जरी? 75 क्या, अगर पेशेंट 85 भी है, पेशेंट मेडिकली फिट है, तो उसमें हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए, इवन मेरी फैमिली में मैंने अभी देखा हाल ही में किस तरह का मेरे रिलेटिव हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन मन में ये सवाल जरूर रहते हैं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या वो चाहते हैं कि पहले मैं किसी को देख लूं, अगर सक्सेसफुल हुई सर्जरी तो ही मैं कराऊं। तो क्या मतलब इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि वक्त रहते ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर सर्जरी हो? देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जैसे मैंने बताया कि आर्थोपेडिक सर्जरी में जितनी भी सर्जरी होती हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट देने वाली सर्जरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। मोस्ट रिवॉर्डिंग सर्जरी है, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। जो पेशेंट पहले 10 कदम चलने के लिए तरस रहा होता है, अपने वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता है, पार्क जाना मुश्किल होता है, वो पेशेंट सर्जरी के बाद फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना, बाजार जाना, स्कूटी चलाना, कार चलाना, घर के सारे काम करना और स्टेयर्स चढ़ना, सब कुछ वापस मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत ही अच्छी सर्जरी है। इससे सर्जरी के बाद पेशेंट को वापस नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत मदद मिलती है। तो क्या मतलब जैसा इंसान पहले फील करता है सर्जरी से पहले, क्या वो बिल्कुल वैसा ही फील करेगा आफ्टर सर्जरी भी? बिल्कुल, मैं कहूँगा जिस समय पेशेंट हमारे पास आता है तो वो 10 कदम या 15 कदम चलना उसके लिए मुश्किल होता है। इवन कि रात में बिस्तर पे लेटने पे भी पैर मोड़ने में, चलाने में दिक्कत होती है, वॉशरूम तक जाने में दिक्कत होती है, पैर टेढ़े हो रहे होते हैं। तो सर्जरी के बाद तो इमीडिएटली पेशेंट को इन सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाती है, आराम मिल जाती है। तो अगर आपका पेनफुल जॉइंट था, आप चल नहीं पा रहे थे, आपको चलने वाला पेनलेस जॉइंट मिल रहा है,
तो ये तो वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट वाली सर्जरी हो गई, जिससे आप अपनी सारी जो पहले एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, आप जिसके लिए दूसरे पर निर्भर थे, वो सब आप खुद कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी सर्जरी कहलाती है। एक चीज मैं आपसे यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी, देखिए कोई भी बीमारी हो, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कई बार चोट भी लग गई तो पहले टेंशन रहती है कि ट्रीटमेंट पेनफुल ना हो। तो क्या मतलब अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है तो इसमें भी एक पेशेंट को ये टेंशन लेने की जरूरत है क्या कि पेनफुल हो सकती है या नहीं हो सकती? ये भी एक बहुत डर रहता है पेशेंट में। ज़्यादातर पेशेंट सर्जरी से पहले पूछते हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, क्योंकि किसी ने बताया था, किसी में बहुत दर्द होता है। एक्चुअली में इसमें दर्द को कंट्रोल करने के लिए आज की डेट में इतनी अच्छी मेडिकेशंस हैं कि सर्जरी के बाद और उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का जो पीरियड होता है, वहाँ तक पेशेंट का टाइम बहुत आसानी से स्मूथली निकल जाता है, और जो भी पेन होता है वो लगभग कंट्रोल उसकी सहने की क्षमता के अंदर ही रहता है, क्योंकि हम जरूरत के अनुसार अपनी जो पेन किलर दवाएं हैं वो घटा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे रोबोटिक प्रोसेस भी जानने की कोशिश करूंगी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। थोड़ा सा दर्शकों को इसके बारे में आप जरा और समझाएं। जैसे शुरुआत पहले एक कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से हुई थी, जिसमें हाथ से करते थे, सारा इंस्ट्रूमेंट से करते थे। कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट अभी भी हो रहा है, और इसके भी रिजल्ट लगभग 98-99% सक्सेस रेट वाले हैं। इसके बाद जब भी कोई चीज़ प्रोसेस होता है, कोई सर्जरी होती है, कोई चीज़ आती है, तो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी ऐड होती रहती है। तो ये कन्वेंशनल के बाद फिर इसमें नेविगेशन आया। नेविगेशन से सर्जरी करी गई नी रिप्लेसमेंट की, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो डेटा देखा गया, रिजल्ट देखा गया कि जो कन्वेंशनल सर्जरी नी रिप्लेसमेंट हो रही थी, ये जो नेविगेशन से हो रही थी, दोनों का एंड पॉइंट, दोनों का जो रिजल्ट है लगभग सेम है। तो नेविगेशन धीरे धीरे पीछे हो गया। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ उसमें रोबोटिक का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ये भी अभी नई एक तरह से टेक्निक आई है रिप्लेसमेंट में। इसके जो इनिशियल डेटा हैं वो अभी यही बता रहे हैं कि कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट और रोबोटिक का जो नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट है मोर और लेस सेम है। बस इसमें एक थोड़ी दिक्कत ये होती है कि रोबोटिक्स में एक तो टाइम सर्जरी का ज़्यादा लगता है और सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है, जबकि एंड रिजल्ट दोनों के लगभग बराबर होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे इस फॉर्म में है चाहे किसी और फॉर्म में है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आने वाले समय में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंबाइंड होते हैं, और उसमें जो हम जिस तरीके से कन्वेंशनल सर्जरी कर रहे होते हैं, ये तीनों जब एक साथ शायद यूज़ होंगे या इनका उपयोग होगा, तो रिजल्ट शायद हमारे जो भी 98-99% है वो 100% होंगे। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे सवाल जो आप जानना चाह रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार इसे कब और कैसे करें। डॉक्टर धर्मेंद्र, आपसे मेरा अब यही सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसके बारे में आपने दर्शकों को बताया, इसका सही समय क्या है और कैसे इसको किया जाता है? नी रिप्लेसमेंट कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसको जानने से पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जॉइंट में एक्चुअली क्या बदलाव होता है और क्या डिस्ट्रक्शन डैमेज होता है, जिस कारण घुटने में दर्द बढ़ता है और यहाँ तक हो जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो मैं पहले नॉर्मल जॉइंट के स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल जॉइंट दो एंड हड्डियों के जब मिलते हैं तो जॉइंट बनता है, और जब जॉइंट के एंड्स के ऊपर एक कार्टिलेज थिक लेयर चढ़ी होती जो गद्दी की तरह काम करती है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कुशन की तरह भी काम करती है और ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करती है। जॉइंट आराम से चलता रहता है। जब समय के साथ विद एज के साथ धीरे धीरे डिजेनरेशन बढ़ता है तो जॉइंट में जगह जगह पे वेयर एंड टियर स्टार्ट होते हैं। ये वेयर एंड टियर बढ़ते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जॉइंट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। जॉइंट की स्टेबिलिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है और पेन लगातार बना रहता है, क्योंकि जो चिकनाहट होती है कार्टिलेज खत्म हो रही होती है। ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे पेशेंट को अनबेरेबल पेन, जो पेन किलर देने के बाद भी रिलीफ नहीं होता, जॉइंट में अकड़न आ जाती है, चलने के लिए मुश्किल होती है, उसे अपनी रोज़ की दिनचर्या कराना मुश्किल होता है।
उस स्टेज में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल क्लियर कट है कि जब चीज़ें बिल्कुल एडवांस स्टेज में भी पहुंच रही होती हैं, अनबेरेबल पेन होता है, किसी भी तरीके से मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से किसी भी तरीके से पेन रिलीफ नहीं होता और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है, उसकी रोज़ की दिनचर्या चलाना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छा विकल्प होता है और उस स्टेज में अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है तो पेशेंट को पेनलेस मोबाइल जॉइंट मिल जाता है। अब हम ये बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को इस विषय में ये पता रहता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना ही काट देते हैं और पूरा घुटना काट के उसमें नया घुटना बैठाते हैं। तो एक्चुअली में इस एक बोन प्रिजर्विंग सर्जरी है, पूरा घुटना काट के नहीं निकालते। इसमें केवल जो डैमेज्ड बोन के एंड्स होते हैं उनको बहुत ही संतुलित, कंट्रोल्ड और मिनिमल बोन कटिंग करते हैं या रिसर्फेसिंग करते हैं या तराशी करते हैं। तो सपोज ये जॉइंट पूरी तरीके से डैमेज था, हमें इसका रिप्लेसमेंट करना है, तो हम आपको इसमें बोन कटिंग के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे हम बोन कटिंग करते हैं। तो हम जो बोन अब दिखाया था इसमें जो डैमेज थी उसमें हम एक निश्चित आकार की नाप लेते हैं, उस आकार के नाप का इम्प्लांट जिसमें बैठाना होता है उसी हिसाब से बोन की कटिंग करते हैं और फिर हम जब बोन कटिंग होती थी, बोन के दोनों एंड तैयार हो जाते हैं तो इम्प्लांट लेके इसमें हम बैठा देते हैं। सेम प्रक्रिया जो हड्डी का दूसरा सिरा होता है उसमें करते हैं। इसके साथ चूँकि जब आर्थराइटिस होती जॉइंट टेढ़ा हो रहा होता है तो हमें उसी समय जो सॉफ्ट टिश्यू जो लिगामेंट्स होते हैं उनको भी रिलीज करके बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए जो कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसमें सॉफ्ट टिश्यू बैलेंस और जो बोन कटिंग होती है वो सर्जन के एक्सपीरियंस पे, उसकी टेक्निक पे, उसकी ट्रेनिंग पे बहुत कुछ निर्भर करती है। तो देखिए, अभी तक आपने ये समझने की कोशिश की कि कब और कैसे करना चाहिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आप अगर किसी भी पर्सन को कोई पहले से बीमारी है तो डॉक्टर धर्मेंद्र आपसे मेरा ये सवाल है, क्या वो भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा सकता है क्या? एक्चुअल में जो नी का डिजेनरेशन है या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ओल्ड एज की ही बीमारी है। तो जब कोई ओल्ड एज में होता है तो उस समय नी की आर्थराइटिस के अलावा कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम तब तक डेवलप हो चुकी होती हैं। किसी को थायराइड होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को कुछ दिल की बीमारियां होती हैं, किसी का बाईपास हो रखा, किसी को स्टंट पड़ चुके होते हैं। इस सब के बावजूद अगर हमारे जो हमने बताया था कि जो प्री ऑप चेकअप करते हैं यानी कि जो एनेस्थीसिया देने से पहले, सर्जरी से पहले पेशेंट को एक दिन पहले एडमिट करके जो उसकी जांच करते हैं, मेडिकल जो टेस्ट करते हैं, उसमें अगर वो पूरी तरीके से फिट है तो ये जो बीमारियां जिनका हमने अभी नाम लिया है कि डायबिटीज़, थायराइड, बाईपास या एंजियोप्लास्टी, ये सर्जरी करने के लिए कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं, यानी कि सर्जरी की मनाही नहीं होती है। बस पेशेंट को फिट होना चाहिए कि वो सर्जरी को बर्दाश्त कर ले और एनेस्थीसिया को बर्दाश्त कर ले, इतना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी वो चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश की होंगी जो आपके मन में सवाल है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर के, आखिरकार क्या ये प्रोसेस है, कितना वक्त लगता है या उसके बाद पेशेंट कितने टाइम में रिकवर हो सकता है? जी, हम लोगों ने इस पे काफ़ी चर्चा कर ली है कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम रिकवरी में लगता है और सर्जरी के बाद पेशेंट कितना सामान्य हो सकता है। तो हमने बताया था कि सर्जरी के बाद पेशेंट लगभग पूरी तरीके से सामान्य ज़िंदगी जीता है। सामान्य ज़िंदगी जीने से मतलब हमारा कि वो अपने रोज़ की दिनचर्या बिना पेन के यानी कि पेनलेस जॉइंट के साथ कर सकता है। जैसे घर के अपने जो रोज़ के उसके काम है वो करना, अगर महिलाएं हैं तो किचन में खड़े होकर खाना बनाना, पार्क जाना, बाज़ार जाना, बाहर निकलना, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, और अगर कोई वर्किंग है, काम पे जाता है, ऑफिस जाता है, तो उसको कार चलाना, स्कूटर चला के अपना ऑफिस काम करना, सब कुछ कर सकता है। यानी पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ हो सकता है जैसे वो पहले था। अगर ये सर्जरी होती है तो उसके बाद भी वो पूरी तरह से अच्छे से खेल सकता है, कूद सकता है या चल सकता है, यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सर्जरी के बाद नहीं आने वाली है पेशेंट को। इसमें जो मोमेंट होते हैं उसकी एज के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार होते हैं।
नी रिप्लेसमेंट के बाद जो कोई 70 साल में अगर किसी का रिप्लेसमेंट होता तो शायद जंप नहीं कर सकता, वो बहुत हाई स्पीड रन नहीं कर सकता, पर हाँ वो वॉक कर सकता है, चल सकता है, अपनी और सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, अब चूंकि हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, आप आम लोगों के लिए क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखो, जो भी आपके शरीर के सारे अंग हैं सबका ध्यान रखिए, उस पर जॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने बताया कि हम इसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर मत करें। अगर आपके जॉइंट्स में, नी हिप में कहीं पेन हो रहा है तो आप जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है तो उससे आपको लंबे समय तक पेन रहित रहने का मौका मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जॉइंट के लिए सेफ रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, और जहाँ तक हो सके अपने वेट को भी नियंत्रित करने की कोशिश करें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आप हमारे से जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद उन्हें अभी तक नहीं पता था, चाहे वो ट्रीटमेंट को लेकर हो, रोबोटिक प्रोसीजर हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप भी जानना चाहते थे वो डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताई। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका डॉक्टर धर्मेंद्र। तो देखिए, ये बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके भी मन में थे आर्थराइटिस को लेकर और नी सर्जरी को लेकर, उन सभी सवालों का अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब जरूर मिल गया होगा। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।